हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि यूपी पीसीएस प्री के लिए और साथ ही साथ यूपी TSSC पेट के लिए होने वाले एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी सेक्शन को हम फोकस करते हुए पढ़ा रहे हैं। और ये बायोलॉजी सेक्शन में जो हमारा क्लास चल रहा है वो चल रहा है किस पे, एंडोक्राइनोलॉजी, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के विज्ञान। जहाँ पे जनरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स, ठीक, कि किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनसे स्रावन क्या होता है और उनका कार्य क्या होता है। ये हम 3 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हुए आए हैं। ठीक, विगत क्लासेज में हमने आपको अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि से वो किस प्रकार भिन्न होती है, उसके जनक कौन हैं, वो शब्द किसने दिया, उसके बाद कुछ ग्रंथियाँ जो कि आकार के आधार पर कितनी बड़ी, सबसे बड़ी कौन होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों के बारे में हमने विस्तृत विवेचना की। अब आज की क्लास में हम जो नई ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे वो है क्या, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए, जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो क्या होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, वो अधिवृक्क ग्रंथि ये है आपको अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अधिवृक्क ग्रंथि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड, पहले क्वेश्चन ये होता है कि ये किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। पहला क्वेश्चन कि ये किस में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है और ये कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है। 2 क्वेश्चन बनेगा। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो किस में पाया जाता है, स्तनपाइयों में। वो पाया जाता है स्तनपाइयों का मतलब क्या होता है, जो मेमल्स होते हैं उनमें स्तनपाई। मेमल्स में। और कहाँ पे होता है, स्तनपाई में भी पाया जाता है। तो कहाँ पे होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ पे, तो ये होता है दोनों वृक्क के ऊपर स्थित होता है। दोनों वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, गुर्दा जिसे कहा जाता है, दोनों किडनी के ऊपर। ठीक, तो किडनी जो होती है वो एक जैसे सेम होता है ना, उसी की तरह के आकार की एक संरचना होती है। ठीक, तो ये 2 होती है, एक तो राइट साइड होती है और दूसरी लेफ़्ट साइड। तो दोनों किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो होती है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जैसे लेफ़्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी, तो दोनों का आकार क्या होता है, अलग होती है। अगर उसके बाद आकार की बात करें कि इनका आकार कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए, एक जो दायां वृक्क होता है, दायां वृक्क, उसके ऊपर स्थित ग्रंथि, और एक है बाएं वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथि। दाएं वृक्क के ऊपर स्थित जो ग्रंथि होती है उसे वो क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है। वो होती है त्रिभुजाकार। और
बाएं वृक्क पे स्थित ग्रंथि किस टाइप से होती है? अर्ध चंद्राकार। ये अर्ध चंद्राकार होती है, जबकि ये क्या होती है? दाएं वृक्क पे ये त्रिभुजाकार होती है। ठीक है। और ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, ये इसके भी दो भाग होते हैं ग्रंथि के भी, एक सेंट्रल स्ट्रक्चर, ठीक, और एक आउटर स्ट्रक्चर। तो जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है उसको मेडुला कहते हैं, मिडिल रीजन। इनके भाग अगर देखिए, इनके भाग, तो इनके भाग क्या होते हैं? देखिए, इसके दो भाग होते हैं, दो भाग। कौन कौन से? एक तो बाह्य भाग होता है और एक होता है आंतरिक भाग। तो जो बाह्य भाग होता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर भाग का होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेडुला। तो एक हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया मेडुला। मेडुला सेंट्रल रीजन है और वाय रीजन क्या है? कॉर्टेक्स है। तो जो वाय भाग होता है कॉर्टेक्स, वो उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य है जो मिनरल्स होते हैं, खनिज, जो शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है वो, और खनिज और लवण मिनरल्स को कंट्रोल करना। अगर इसका कार्य देखा जाए तो इसका कार्य क्या है? खनिज, लवण और उपापचय, मतलब मिनरल एंड मेटाबॉलिज्म, इन दो को क्या करना? कंट्रोल करना। इन दो को कंट्रोल करना, मिनरल और मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर जो होते हैं उनको किस हिसाब से कंट्रोल करेंगे, ये कॉर्टेक्स बताता है। जबकि मेडुला क्या बताता है? जो मेडुला होता है वो आंतरिक भाग होता है। ठीक, ये क्या है? ये आंतरिक भाग है। आंतरिक मतलब इंटरनल बॉडी। ठीक, ये आंतरिक भाग है और ये कंट्रोल करता है शरीर की मांसपेशी, जो हार्ट, हृदय की जो ब्लड प्रेशर, स्पंदन और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। तो ये इसका कार्य अगर देखिएगा तो कार्य क्या है? हृदय स्पंदन, रक्तचाप एंड मांसपेशियों, जो मांसपेशियां होती हैं उनके कार्य को नियंत्रित। तो आप अभी हमने क्या चर्चा की? हमने चर्चा की एड्रिनल ग्लैंड की, और एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। किस में पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है। कहाँ होता है? दोनों वृक्क के ऊपर स्थित होता है। दोनों वृक्क मतलब राइट और लेफ्ट। ठीक, तो जो दाएं वृक्क के ऊपर होगा वो त्रिभुजाकार, जबकि बाएं वृक्क के ऊपर जो होता है वो अर्धचंद्राकार होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य भाग को हम कॉर्टेक्स करते हैं, जबकि आंतरिक भाग को हम मेडुला कहते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है खनिज, लवण और उपापचय, मतलब मिनरल से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। जबकि जो आंतरिक भाग है उसको मेडुला करते हैं, जो कि हृदय स्पंदन, रक्तचाप और मांसपेशियों के कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वाय, ये क्या करता है? जैसे हमने आपको बताया कि इसका कार्य क्या है? शरीर के मिनरल्स और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ठीक, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है कि ये अगर इसके हार्मोन को हम 3 टाइप में डिवाइड करें तो एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिससे शब्द से लग रहा है मिनरल को कंट्रोल करता है। मिनरल मीन्स जैसे सोडियम, पोटेशियम। ठीक, तो ये क्या करता है? ये जल के बैलेंस को, मिनरल्स को, दोनों को मेंटेन रखता है, मतलब सॉल्ट रिटेनिंग का वर्क करता है। जबकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, WBC है, या फिर RBC को बढ़ाना, WBC को कंट्रोल करना, ये काम कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इससे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है कार्टिसोल, और ये कार्टिसोल हार्मोन इंजेक्शन के तौर पे गठिया के मरीजों में लगाया जाता है। ठीक, और इनसे एक लिंग हार्मोन भी निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं?
एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? जननांगों में, पेशियों में, हड्डियों में प्रवर्धन करना, हेयर्स के डेवलपमेंट को, ये सब कार्य करता है। तो अब हम चर्चा करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब हम चर्चा कर रहे हैं किससे? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट इज देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो 3 टाइप। इनका मेन वर्क क्या है? मेन वर्क मीन्स मुख्य कार्य। मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? हमने आपको बताया खनिज को, लवण को, साथ में उपापचय को नियंत्रित करना। इन सबको क्या करना है? नियंत्रित करना। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो 3 ग्रुप के हार्मोन निकलते हैं। 3 ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इससे 3 हार्मोन का वर्ग स्रावित होता है। कौन कौन से? जैसे एक देख लीजिए आप, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और क्या है? लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है खनिज, लवण और उपापचय को नियंत्रित करना, और इससे 3 हार्मोन का वर्ग सिक्रेटेड होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है और लिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो पहला हार्मोन यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उसका मुख्य कार्य है खनिज, लवण तथा का नियंत्रण करना, जल का संतुलन करना, मतलब एक तरह से साल्ट रिटेनिंग काम करना। मुख्य कार्य है खनिज, लवण का नियंत्रण करना, साथ में जल का संतुलन करना, और आप कहा जाए तो सॉल्ट रिटेनिंग। सॉल्ट रिटेनिंग हिंदी में इसे आप क्या कहेंगे? लवण प्रतिधारक।
लवण प्रतिधारक, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक, मिनरलोकार्टिकाइड का क्या है? खनिज लवण को नियंत्रित करना, जल का संतुलन करना, दैट इज ए साल्ट रिटेनिंग। दूसरी बात है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य क्या है? दूसरा हार्मोन इसमें है, क्वेश्चन उठता है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, हार्मोन का मुख्य कार्य। तो देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व करना, WBC को नियंत्रित करना, RBC प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के उपापचय में और WBC को नियंत्रित करना। ठीक है, तीसरा RBC को नियंत्रित करना। चौथा, इससे एक स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? कार्टिसोल। कार्टिसोल का स्रावन, कार्टिसोल। कार्टिसोल जो होता है ये क्या करता है? कार्टिसोल क्या करता है कि गठिया के इलाज में इसका इंजेक्शन यूज किया जाता है। इसका उपयोग इंजेक्शन के रूप में IM या फिर IV किस में यूज करते हैं? गठिया के इलाज में। गठिया के इलाज में इंजेक्शन के रूप में इसका यूज करते हैं कार्टिसोल का। तो मिनरलोकार्टिकॉइड्स का मुख्य कार्य है साल्ट रिटेन करना, खनिज लवण का, जल का संतुलन मेंटेन करना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के उपापचय में WBC को नियंत्रित करना, RBC को नियंत्रित करना। कार्टिसोल्स का स्रावन, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? इंजेक्शन के रूप में करते हैं गठिया के इलाज में। अब हम बात करते हैं, इससे एक लिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा? देखिए, इससे दो लिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक नर और मादा। नर के हार्मोन का नाम हम कहते हैं एड्रिनलिन और मादा के हार्मोन का नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इससे दो लिंग हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित लिंग हार्मोन कौन से होते हैं? आंसर होगा एक तो नर हार्मोन है, ठीक, और एक है मादा हार्मोन। तो नर हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस। मादा हार्मोन को क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोजेंस। एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजेंस। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन जैसे पेशी की, हड्डी के विकास में, इन दोनों हार्मोन का क्या काम है? देखिए, पेशियों का विकास हो, ठीक, हड्डी का विकास हो, जननांगों के विकास में, और मादा और नर लक्षण का विकास। इतने चीज़ों का जो विकास होता है
वो किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन द्वारा। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सब एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित क्या है? लिंग हार्मोन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हुई। अब देखिए, जो भी आपके एड्रिनल मेडुला होती है, एड्रिनल मेडुला, ये तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का कार्य था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होती है? इसका बाहरी भाग है। इसका कार्य क्या है? हार्मोन का स्रावन करना और हार्मोन के द्वारा मिनरल्स का, उपापचय का या फिर जो जननांगों के विकास में वर्क परफॉर्म करना मुख्य कार्य है। तो हमने आपको इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक और ये लिंग हार्मोन, इतने टाइप के 3 टाइप के हार्मोन के बारे में हमने आपकी चर्चा की। ठीक, और अब हम बात करेंगे आपसे एड्रिनल मेडुला के बारे में। देखिए, जो एड्रिनल मेडुला है वो क्या है? एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन। 3F हार्मोन, फियर, फाइट, फ्लाइट। फिर एक और हार्मोन होता है जिसे हम नॉर एड्रिनलिन कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है? ये ब्लड के प्रेशर को क्या करता है? ये बढ़ा देता है इसके कारण। क्योंकि क्या होता है, इसके प्रभाव से त्वचा या फिर उत्सर्जन, जनन, पाचन, ये सभी अंगों को संचार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे क्या कारण क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये अगर हृदय की गति अगर अचानक रुक जाए और उसे पुनः चालू करने में ये सहायक होती है। कौन सी? नॉरएड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन पे। एड्रिनल मेडुला। मेडुला वर्ड से ही लग रहा है, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट। ये क्या होता है? आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग, एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है। ठीक, अब इसमें क्या स्रावित होता है? इसके दौरान देखिए, पहले तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अगर क्वेश्चन है कि इसके द्वारा स्रावित हार्मोन, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ठीक, और वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो आप इसे कहते हैं एड्रिनेलिन। ठीक, और एक है नॉर एड्रिनलिन। तो एक आपका हो गया एड्रिनलिन और दूसरा हो गया नॉर एड्रिनलिन। जो एड्रिनलिन है उसको हम और क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। नेफ्रॉन के ऊपर है, इससे याद रखिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ठीक है, एड्रिनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक, और इसका कार्य क्या है? इसे हम कहते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन। 3F हार्मोन का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट। मतलब इसका सिक्रीशन भय में, दौड़ते समय या फिर भागने टाइम, भागने के समय ये क्या होता है? इसका स्रावन होता है। दैट्स वाई इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। तो एड्रिनलिन एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसीलिए इसको हिंदी में भी कहते हैं लरो या उरो हार्मोन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि लरो या उरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एपिनेफ्रिन को। 3F हार्मोन किसे कहते हैं? एपिनेफ्रिन को। एपिनेफ्रिन को और क्या कहते हैं? एड्रिनलिन। और ये इसका स्राव कब होता है? फियर पे, फाइट पे, फ्लाइट पे, इसका स्राव ज़्यादा होता है। जबकि एपिनेफ्रिन जो कहता है वो क्या करता है? इसके प्रभाव से ये
रक्त का संचार अंगों में कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि रक्त का दाब क्या होता है वो बढ़ने लगता है। इसमें रक्त का संचार, जब रक्त का संचार कम होता है तब इसका संचार होता है। जब क्या होता है, जब मीन्स व्हेन, जब रक्त का संचार कम होता है तब क्या होता है, इसका स्रावन होता है और रक्त दाब क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है। ठीक। और जब हृदय की गति अचानक रुक जाए तब भी इसको पुनः चालू करने में सहायक होती है, एक कार्य। दूसरा कार्य यह है कि हृदय गति रुकने पर इसके पुनः, हृदय गति रुक जाए और इसके पुनः चालू करने में सहायक होते हैं। चालू करने में यह सहायक है। ठीक। तो दो चीज़ हो गई कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक एड्रिनलिन, एक नॉरएड्रेनालिन। और नॉरएड्रेनालिन का काम क्या है, रक्त प्रेशर को बढ़ाना। जब रक्त का संचार कम हो जाए, हृदय गति रुक हो जाने पे इसको पुनः चालू करने में ये सहायक होता है। तो यहाँ तक हमने कार्य किया। अब हम बात करते हैं एड्रिनलिन की अनियमितता, इरेगुलरिटी ऑफ द एड्रिनलिन। इरेगुलरिटीज ऑफ एड्रिनलिन मतलब अगर एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन अगर बढ़ जाए, अति स्रावन हो जाए या फिर घट जाए, अल्प स्रावन हो जाए, तो क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ होगी। जैसे अगर ये बढ़ जाए इसका स्रावन तो क्या हो जाएगा, टिश्यूज डिजनरेट करने लगेंगे, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी वर्क हो रहा है, जब भी हार्ट रेट बढ़ रही है, ठीक, जब भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, तो क्या होता है आपका उत्तक का क्या होगा, क्षय होने लगेगा। ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू का डिजनरेशन होने लगता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ना मतलब डायबिटीज़ होना। और लड़कियों में, लड़कों, इसके अतिस्राव से लड़कियों में लड़कों की तरह से चीज़ें, जैसे कि उनकी आवाज़ आना, आवाज़ का मोटा हो जाना, कभी कभी दाढ़ी मूंछ का भी आ जाना, या फिर क्या होता है कि बांझपन के लिए भी यही हार्मोन एड्रिनलिन रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका अतिस्रावन होगा तो ये चीज़ें लड़कियों में देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं एड्रिनोलैंगिक सिंड्रोम। ठीक। सिंड्रोम क्यों, क्योंकि ये कई बीमारियों का एक समूह हो गया। और कई बार लड़कों में लड़कियों की तरह चेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गायनिकोमेस्टिया। तो अब हम स्टडी करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या क्या हो सकता है। इस अब तक इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। एड्रिनलिन हार्मोन के अतिस्रावन से होने वाला रोग, एड्रिनलिन हार्मोन के अतिस्रावन से क्या होता है। तो देखिए एड्रिनलिन हार्मोन का जब अतिस्रावन होगा तब इसमें क्या होगा, शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। तब आंसर लिखे। एक चीज़, पहला कंडीशन ये है कि शरीर में कोशिका में क्या होगा कि जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है।
शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसी शर्करा की मात्रा को बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं? मधुमेह या फिर डायबिटीज कहते हैं। ठीक। और दूसरी बात, उत्तक का क्षय होने लगता है। उत्तक का क्षय होने लगता है। तो प्रोटीन की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। शर्करा की मात्रा बढ़ गई, उत्तक का क्षय होने लगा, और शर्करा की मात्रा को हम बढ़ने को क्या कहते हैं? हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक। लड़कियों में लड़कों की तरफ से लक्षण आने लगते हैं, जैसे एक चीज़। दूसरा चीज़ ये कि लड़कियों में लड़कों की तरह लक्षण, जैसे इसमें क्या होगा? आवाज़ का मोटा होना एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ का आना या फिर बाँझपन। ठीक। ये सब 3 प्रकार की चीज़ें इनमें आ जाती हैं। ठीक। तो ये सभी सिम्टम को हम क्या कहते हैं? एक सिंड्रोम हो गया। इसको हम कहते हैं एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम। दैट इज कॉल्ड एज क्या? एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम। ठीक। एक और काम होता है यहाँ, ये तो लड़कियों में हो गया। ठीक। लड़कों में क्या होता है? लड़कों में अगर मादा और भाई, लड़कों के स्तन भी लड़कियों की तरह हो जाते हैं, उनके चेस्ट में डेवलपमेंट हो जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में एक बीमारी है, दैट इज कॉल्ड एज द गायनिकोमेस्टिया। ठीक। इसको नोट कर लीजिए। 3 चीज़ कि लड़कों में स्तन का विकास। ठीक। दैट इज कॉल्ड एज द गायनिकोमेस्टिया। तो एड्रेनल हार्मोन के अतिस्रावन से शरीर में कोशिका में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? वो बढ़ जाती है, और उत्तक का क्षय होने लगता है। लड़कियों में लड़कों की तरफ आ जाती है, जिसे एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम कहते हैं। और लड़कों में स्तन का विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। ये तो इसके अतिस्रावन से है। इसके अल्पस्रावन से क्या होगा? देखिए, इसके अल्पस्रावन से ये होता है कि जो मिनरल्स की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सोडियम और जल की मात्रा का उत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है। जब इसका उत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? ये टोटल हम एड्रेनलिन हार्मोन के अनियमितता की बात हम कर रहे हैं। तो जब एड्रेनल का यहाँ आप एड्रेनल लिखिए, एड्रेनलिन या फिर एड्रीन, टोटल ओवरऑल एड्रेनल ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, एड्रेनल। ठीक। तो ये तो एड्रेनल ग्लैंड के शरीर में अगर अतिस्रावन है तो एक ये केस हो सकता है, 2 और 3। ठीक। यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो काम लायक है क्वेश्चन, एक है एड्रेनोलैंगिक सिंड्रोम के बारे में या फिर गायनिकोमेस्टिया के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अल्पस्रावन से क्या होता है कि जल निकलता है सोडियम के साथ, तो इससे क्या हो जाता है? शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? निर्जलीकरण।
और एडिनल की कमी से, एडिनिल की कमी से और क्या हो सकता है, एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्स डिजीज़। कॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और सोडियम की मात्रा भी कम हो जाती है। मांसपेशियाँ क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अकड़ जाती हैं, ठीक है, जैसे कि डेथ के दौरान अकड़न आ जाती है ऐसी। तो इसको मिटा दें। अब हमारा जो टॉपिक बनेगा कि इसके अल्पश्रावण से क्या हो सकता है। देखिए अभी तक क्या था, अतिश्रावण। तो एड्रिनल हार्मोन के अल्प श्रावण से क्या हो सकता है। देखिए जो एड्रिनल हार्मोन है, अगर उसका श्रावण अधिक नहीं होगा तो उससे सिम्टम्स क्या अराइज होंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि इस बीमारी से सोडियम तथा पोटेशियम का क्षरण होता है। पहला चीज़, इसमें सोडियम एंड वाटर, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का शरीर से उत्सर्जन होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। हिंदी में आप क्या कहेंगे, निर्जलीकरण। तो इससे क्या होगा, ब्लड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो कम हो जाती है। और क्या होगा, हार्ट रेट वो क्या हो जाएगी, बढ़ हो जाएगी। ठीक, ये एक चीज़ ये होगा कि सोडियम जल का श्रावण हुआ, डिहाइड्रेशन और निर्जलीकरण, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, वो कम हो गया और हार्ट रेट बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे एक रोग हो जाती है जिसे हम कॉन्स डिजीज़ कहते हैं। इसके कमी से कौन रोग हो जाता है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, सोडियम का लेवल डाउन हो जाता है, पोटेशियम का लेवल, सोडियम का लेवल डिक्रीज करता है, साथ में पोटेशियम का लेवल क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, दोनों लेवल कम हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। मांसपेशियाँ मसल्स, एक मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। ठीक, तो इस हिसाब से एड्रिनल हार्मोन के कम श्रावण से एक तो सोडियम और जल का उत्सर्जन ज़्यादा होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहते हैं। साथ ही इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम का लेवल क्या होता है, वो दोनों सोडियम और ये पोटेशियम दोनों का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। और फाइनली मांसपेशियों में, मसल्स में जकड़न आ जाती है। तो अब तक आपने समझा कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इसके श्रावण से क्या होता है, इसके अतिश्रावण से क्या होता है और इसके अल्प श्रावण से क्या होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। ठीक, पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ये क्या होता है कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, पहली चीज़। और साथ ही साथ बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। सबसे छोटी कौन सी थी, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। और ये शरीर की सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, इसलिए हम इसको और क्या कहते हैं, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और अगर इसका आकार देखा जाए तो आकार जनरली 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है और वेट इसका 0.6 ग्राम के अप्रॉक्स होता है। परंतु गर्भावस्था के दौरान इसका वेट 0.7 to 1 ग्राम, मतलब 0.6 ग्राम जो होता है वो क्या होता है,
वो नॉर्मल कंडीशन में इसका वेट होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। जबकि जब वो डिजीज होती है तब 0.7 से लेके 1 ग्राम इसका वेट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई में ये सिचुएटेड हो, जब इसका वेट बढ़ जाता है गर्भावस्था में, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरेब्री। और ये फ्रंट अग्र मस्तक में डायनसेफ्लाइन एक स्ट्रक्चर होता है। उस डायनसेफ्लाइन के स्फिनॉइड हड्डी में, स्फिनॉइड हड्डी के द्वारा बने हुए एक एलाटर्सिका नामक जो स्पेस पाया जाता है, जगह, उसमें यह पाया जाता है। और इसके द्वारा जो हार्मोन होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये क्या काम करता है, ये सभी हार्मोन को श्रावण को नियंत्रित करता है। तो इसके द्वारा जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को प्रेरित करना थायराइड के सिक्रीशन को। सोमेटोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के हार्मोन को सिक्रीशन को प्रेरित करना। अगर ग्रोथ का हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जिसे हम एक्रोमेगेली कहते हैं। एक्रोमेगेली में चीन ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जैसे खली एक्रोमेगेली, और या फिर जिजेंटिज्म रोग, भय भीम कायता, उसकी कमी से बोनापन भी हो जाता है, बोनापन, जिसे हम क्या करते हैं, नेनिज्म कहते हैं, या फिर आप उसे क्या कहते हैं, एटिलियोसिस कह सकते हैं, एटिलियोसिस, ठीक। तो और जब व्यक्ति के पीछे कशेरुक दंड में जब कुबर ये मुड़ जाती है पीछे की ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कुबरा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हंच पैक, ठीक। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम नया टॉपिक हमारा है पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसकी विशेषता क्या है। इस ग्रंथि की विशेषता, ठीक। तीसरी चीज़, यह कहाँ पर स्थित होती है, ठीक। शरीर में इसका पोजीशन कहाँ होता है, ठीक। और फिर एक और चीज़ कि इनके द्वारा जो मुख्य कार्य कौन से किए जाते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रंथि का द्वारा स्रावित हार्मोन का ये मुख्य कार्य पूछते हैं। तो पहली बात कि इसे हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की सभी ग्रंथि को स्राव को नियंत्रित करती है। शरीर के सभी ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रित करती है। चूँकि ये शरीर के सभी ग्रंथि के श्रावण को नियंत्रित करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस ग्रंथि की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये क्या है कि ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक चीज़। दूसरी, यह कहाँ पे स्थित होती है? तो देखिए, यह अग्र मस्तिष्क में डायनसेफ्लान में, अग्र मस्तिष्क मतलब फ्रंटल बोन में डायनसेफ्लान में, अग्र मस्तिष्क में, डायनसेफ्लान में, और कहाँ होते हैं? स्फेनॉइड हड्डी में। स्फेनॉइड हड्डी में एक सेला टार्सिका नामक एक स्पेस होता है, वहाँ पे सेला टार्सिका नामक स्पेस में। तो ये अग्र मस्तिष्क में डायनसेफ्लान में स्फेनॉइड हड्डी के सेला टार्सिका नामक स्पेस पे ये क्या होता है? ये सिचुएटेड होता है। और इसके द्वारा मुख्य कार्य हमने बता दिया क्या होता है कि शरीर के सभी ग्रंथि का क्या करना? कंट्रोल करना। शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के सिक्रेशन का कंट्रोल करना। बट इसको क्या कहते हैं? इसका आकार क्या होता है और इसका भार क्या होता है? अगर इसकी बात किया जाए कि पीयूष ग्रंथि के आकार के बारे में बताइए। पीयूष ग्रंथि का आकार, पीयूष ग्रंथि का भार, गर्भावस्था में पीयूष ग्रंथि का भार। देखिए, पीयूष ग्रंथि का भार 0.6 ग्राम होता है। गर्भावस्था में इसका भार क्या होता है? 0.7 ग्राम से लेकर के 1 ग्राम हो जाता है। और इसका आकार कितना होता है? इसका आकार होता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक। और गर्भावस्था में जब इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ये पीयूष ग्रंथि क्या होता है? गर्भावस्था में इसका वेट बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि का नॉर्मल आकार इतना होता है और भार इसका इतना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन है, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान जो लैक्टेटिंग हार्मोन है या प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से द्वारा सिक्रेटेड जो भी हार्मोन है उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, उन सभी का कंट्रोल सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वर्कलोड बढ़ जाता है, दैट्स वाई इसका जो वेट है वो कुछ बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसे हम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर के सभी ग्रंथि का स्रावन को कंट्रोल करता है। इस ग्रंथि की विशेषता है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये कहाँ पे होती है? अग्र मस्तिष्क में डायनसेफ्लान में स्फेनॉइड बोन में होता है, सेला टर्सिका नामक स्थान पे होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य हमने बताया शरीर के सभी स्रावों को नियंत्रित करना। पीयूष ग्रंथि के आकार, भार और हाइपोफाइसिस सेरेब्री के बारे में चर्चा किए। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन की, कि कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा मुख्यतः स्रावित होते हैं। तो पहले इसमें जैसे हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इसमें सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कौन से होता है? देखिए, जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होता है उसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि हड्डियों में वृद्धि कराता है। इससे शरीर की जो लंबाई को नियंत्रित होती है। तो अगर इसकी अधिकता होगी तो शरीर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसे भीमकायता या जिजेंटिज्म कहते हैं। और कमी होगा तो शरीर छोटा हो जाएगा, जिसे हम बोनापन कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? हम एटिलियोसिस या नेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें।
तो पीयूष ग्रंथि में अब हम बात करते हैं एसटीएच की, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में। STH सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। देखिए जो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन है इसको हम क्या कहते हैं, इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा शरीर की लंबाई का नियंत्रण भी होता है। ठीक। तो इसे और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन, या फिर इंग्लिश में आप कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। ये किसका श्रावण को नियंत्रित करता है, देखिए ये करता है, इसका कार्य बताइए, इसका मुख्य कार्य शरीर की लंबाई बढ़ती है। इससे क्या होता है, शरीर की, एक तो इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है, दूसरी चीज़ हड्डियों का विकास होता है। तीसरी चीज़ शरीर की लंबाई बढ़ना, मतलब कि इसकी अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसके श्रावण के, क्वेश्चन है कि अगर इसके श्रावण के अधिकता से क्या होगा, तो इससे दो टाइप के रोग हो जाते हैं। आंसर देखिए, एक तो इससे क्या हो जाएगा, भीम कायता, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली में क्या होता है कि जो चीन है वो डेवलप हो जाती है। ये जो इंसान का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, चीन। तो इसका क्या होता है, इसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाता है किसमें, एक्रोमिगेली में। ठीक। तो यह हो गया कि इसके श्रावण की अधिकता से क्या हो जाता है। अगर हम यही पूछते हैं कि इसके श्रावण की कमी से क्या हो जाएगा, यहाँ हटा दें कमी, इसके श्रावण के कमी से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोनापन। ठीक। या फिर आप उससे क्या कहते हैं, नैनिज्म, या फिर आप उससे और क्या कर सकते हैं, एटिलियोसिस। ठीक। तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे हम वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ये शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है या शरीर की हड्डी के विकास में ये मुख्य रोल अदा करता है। और इसके श्रावण के अधिकता और
श्रावण के कमी से क्या हो जाएगा, भीमकायता या फिर बोनापन। यहाँ पे आप इसे नेनिज्म भी लिख सकते हैं या फिर एटिलियोसिस भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या हो सकता है, एटिलियोसिस। ठीक, इसको बड़ी की मात्रा कर दीजिए, एटिलियोसिस। और भीमकायता और या फिर एक्रोमीगेली। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्रोमीगेली किसके द्वारा होता है, या भीमकायता किसके द्वारा होता है, बोनापन किसके श्रावण की कमी से होता है, नेनिज्म किसके श्रावण की कमी से होता है, एंटिलियोसिस किसके श्रावण की कमी से हो सकता है। जहाँ से आगे क्यों लगा दें वो क्वेश्चन मेड हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ा। आपने पढ़ा कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन में हमने पढ़ा जो एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन मीन्स जो कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन है, मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन है। और इन हार्मोन का, ठीक है, कि श्रावण इनके हाइपर एंड हाइपो सिक्रीशन से क्या होता है और इनका कार्य क्या है। ठीक, एक चीज़। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम आपको क्या कहते हैं, हम मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज की क्लास यहीं तक पे समाप्त करते हैं। कल हम नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर्स के साथ आपसे मिलेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी के ही नए ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके मुख्य कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।